दोस्तों, आज की कहानी है जिलाधीश राहुल की कार झांसी शहर की गलियों को पार करते हुए शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुक गई। जिलाधीश की मां कार से उतरकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मां, तेरा सुहाग बना रहे, पहली सीढ़ी पर बैठे हुए भिखारी ने कहा। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने 1 रुपए का सिक्का उसके कटोरे में डाला और सोचने लगी, कहा होगा सदाशिव। सरिता को 15 साल पहले ही अपनी जिंदगी का वह सबसे कुत्सित दिन याद आ गया, जब दोनों बच्चे राशि व राहुल 8वीं व 9वीं में पढ़ते थे और वह खुद एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। पति सदाशिव एक फैक्ट्री में भंडार प्रभारी थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वह स्कूल से घर आई तो बच्चे उदास बैठे थे। क्या हुआ बेटा? माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। सरिता ने बच्चों को ढांढस बंधाया कि पिताजी किसी जरूरी काम की वजह से रुक गए होंगे। जब 1-1.5 घंटा गुजर गया और सदाशिव नहीं आए तो उसने राशि को घनश्याम अंकल के घर पता करने भेजा। घनश्याम सदाशिव की फैक्ट्री में ही काम करते थे। कुछ समय बाद राशि वापस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने आते ही कहा, माँ, पिताजी को आज चोरी की अपराध में फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। यह सच नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता को फंसाया गया है। घनश्याम चाचा भी यही कह रहे थे, परंतु पिताजी घर क्यों नहीं आए? राशि ने कहा। रात भर पूरा परिवार जागता रहा। दूसरे दिन बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सरिता सदाशिव की फैक्ट्री पहुंची तो उसे हर जगह अपमान का घूंटा ही पीना पड़ा। वहां जाकर सिर्फ इतना पता चला सका कि भंडार से काफी सामान गायब पाया गया है। सरिता घर आकर सदाशिव का इंतजार करने लगी। दिन भर इंतजार के बाद उसने शाम को पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। अगले दिन पुलिस तफ्तीश के लिए घर आई तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सदाशिव फैक्ट्री से चोरी करके भाग गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस खबर के बाद तो पूरा परिवार आते जाते लोगों के हास्य का पात्र बनकर रह गया। सरिता ने सारे रिश्तेदारों को पत्र भेज दिया और मुसीबत में राहुल और राज को समय से पहले ही वैक्स बना दिया था। अब वह आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते थे। दोनों ने स्कूल के प्राचार्य से अपनी परिस्थितियों के बारे में बता की तो उन्होंने उसकी फीस माफ कर दी। राज ने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। राहुल ने स्कूल जाने से पहले अखबार बांटने शुरू कर दिए। सरिता की तनख्वाह और बच्चों की एक छोटी सी कमाई से घर का खर्च किसी तरह से चलने लगा। कुछ माह के बाद ही सरिता अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल जाने पर पता चला कि उसे टाइफाइड हुआ है। बताया डॉक्टरों ने कि इलाज लंबा चलेगा। यह राज और राहुल की परीक्षा की घड़ी थी। ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ राज लिफाफा बनाने का काम भी करने लगी। उधर राहुल ने अखबार बांटने के अलावा बारात में सिर पर ट्यूबल लाइट लेकर चलने वाले लड़कों के साथ भी मजदूरी की। सिनेमा की टिकटें भी ब्लैक में बेची। दोनों के कमाए ये सारे पैसे माँ की दवाई के काम आए। तुम्हें यह सब करते हुए गलत नहीं लगा? सरिता ने ठीक होने पर दोनों बच्चों से पूछा। नहीं माँ, बल्कि मुझे जिंदगी का एक नया नजरिया मिला। राहुल बोला। मैंने देखा कि मेरे जैसे कोई लोग आंखों में भविष्य का सपना लिए परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों बच्चों को वार्षिक परीक्षा में स्कूल में प्रथम आने पर अगले साल से मिलने लगी थी। घर थोड़ा सुचारू रूप से चलने लगा था। सरिता को विश्वास था कि एक दिन सदाशिव जरूर आएगा। हर शाम वह अपने पति के इंतजार में खिड़की के पास बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखा करती और अंधेरा होने पर एक ठंडी सांस छोड़कर खाना बनाना शुरू करती। इस तरह साल दर साल गुजरते चले गए। राशि और राहुल अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी पर लग गए। राशि मुंबई में नौकरी करने लगी है।
उसकी शादी को 3 साल गुजर गए। 1 साल पहले उसने भी अपने दफ्तर की एक अधिकारी सीमा से शादी कर ली। सरिता की तंद्रा भंग हुई। वह वर्तमान में वापस आ गई। उसने देखा कि बाहर काफी अंधेरा हो गया है। हमेशा की तरह उसने सदाशिव के लिए प्रार्थना की और घर के लिए रवाना हो गई। माँ, बहुत देर कर दी, राहुल ने कहा। सरिता ने राहुल और सीमा को देखा और उनका आशय समझकर चुपचाप खाना खाने लगी। बेटा, यहाँ से कुछ लोग जयपुर जा रहे हैं। एक पूरी बस कर ली है। सोचती हूँ कि मैं भी उनके साथ हो जाऊँ। माँ, अब आप एक जिलाधीश की भी माँ हो। आप क्या उनके साथ इस तरह जाना ठीक रहेगा? सीमा ने कहा। सरिता ने सीमा से बहस करने के बजाय प्रश्न भरी नजरों से राहुल की ओर देखा। माँ, सीमा ठीक कहती है। अगले माह हम सब कार से अजमेर और फिर जयपुर जाएंगे। रास्ते में मथुरा पड़ता है, वहाँ भी घूम लेंगे। अगले महीने वे लोग भ्रमण के लिए निकल पड़े। राहुल की कार ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा के जिलाधीश ने उनके ठहरने का पूरा इंतजाम करके रखा था। खाना खाने के बाद सब लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने पर कार को रोकना पड़ा क्योंकि सामने से एक जुलूस आ रहा था। इस देश में लोगों के पास बहुत समय है। किसी भी छोटी सी बात पर आंदोलन शुरू हो जाता है या फिर जुलूस निकल जाता है, सीमा ने कहा। राहुल हंस दिया। सरिता खिड़की के बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी। उसकी नज़र सड़क के किनारे चाय पीते हुए एक आदमी पर पड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वही तो है, सरिता ने अपने मन से खुद ही सवाल किया। वही टेढ़ी गर्दन करके चाय पीना, वही जोर से चुस्की लेना। सरिता ने कई बार सदाशिव को इस बात पर डांटा भी था कि सभ्य इंसानों की तरह चाय पिया करो। चाय पीते पीते उस व्यक्ति की निगाह भी कार की खिड़की पर पड़ी। शायद उसे एहसास हुआ कि कार में बैठी महिला उसे घूर रही है। सरिता को देखकर उसके हाथ से प्याली छूट गई। वह उठा और भीड़ की में गायब हो गया। उसी समय जुलूस आगे बढ़ गया और कार पूरी रफ्तार से दिल्ली की ओर दौड़ पड़ी। सरिता अचानक सदाशिव की इस हरकत से हतप्रभ सी रह गई और कुछ बोल भी नहीं पाई। दिल्ली में वे लोग राहुल के एक मित्र के घर पर रुके। रात को सरिता ने राहुल से कहा, बेटा, मैं जयपुर नहीं जाना चाहती। क्यों माँ? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। क्या मेरा जयपुर जाना बहुत जरूरी है? हम आपके लिए ही आए हैं। आप ही इच्छा जयपुर जाने की थी। अब क्या हुआ? आप क्या झांसी वापस जाना चाहती हैं? झांसी नहीं, मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। मथुरा क्यों? मुझे लगता है कि जुलूस वाले स्थान पर मैंने तेरे पिताजी को देखा है। क्या कर रहे थे वह वहाँ पर? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। मैंने उन्हें सड़क के किनारे बैठे देखा था। मुझे देखकर वह भीड़ में गायब हो गए। सरिता ने कहा। माँ, यह आपकी आंखों का धोखा है। यदि यह सच भी है तो भी मुझे उनसे नफरत है। उनके कारण ही मेरा बचपन बर्बाद हो गया। मैं जयपुर नहीं, मथुरा जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहती हूँ। माँ, मैं आपके मन को दुखाना नहीं चाहता, पर आप उस आदमी को मेरा पिता मत कहो। रही मथुरा जाने की बात, तो हम जयपुर का मन बनाकर निकले हैं। लौटते समय आप मथुरा रुक जाना। सरिता कुछ नहीं बोली। सदाशिव अपनी कोठरी में लेटे हुए पुराने दिनों को याद कर रहा था। 3 दिन पहले कार में सरिता थी या कोई और? यह प्रश्न उसके मन में बार बार आता था। और दूसरे लोग कौन थे? आखिर उसकी क्या गलती थी जो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर एक गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा? सदाशिव ने उठकर दरवाजा खोला। सामने सरिता खड़ी थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। अंदर आने को नहीं कहोगे? बड़ी मुश्किलों से ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच सकी हूँ, सरिता ने कहा। आओ। सरिता को अंदर करके सदाशिव ने दरवाजा बंद कर दिया। सरिता ने देखा कि कोठरी में एक चारपाई पर बिस्तर बिछा है। चादर फट चुकी है और गंदी है। एक रस्सी पर तौलिया, पैजामा और कमीज टंगी है। एक कोने में पानी का घड़ा और बाल्टी है। दूसरे कोने में एक
स्टोव और कुछ खाने के बर्तन रखे हैं। सरिता चारपाई पर बैठ गई। कैसे हो? धीरे से पूछा। सरिता कुछ ना बोली। क्या करते हो? थोड़ी देर के बाद सरिता ने पूछा। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 रोटियां चाहिए। वह कुछ भी करने से मिल जाती है। वैसे नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल आता है। बच्चे? सरिता के स्वर में आश्चर्य था। रखी है। सोचता हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं कर पाया तो इन अनाथ बच्चों की मदद कर दूँ। घर से निकलकर सीधे सरिता पूछते पूछते रुक गई। नहीं, मैं कई जगह घूमा, कई बार घर आने का फैसला भी किया, पर जो दाग मैं देकर आया था उसकी याद ने हर बार कदम रोक लिए। रोज तुम्हें और बच्चों को याद करता रहा। शायद इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। पिछले 5 सालों से मथुरा में हूँ। अब तो घर चल सकता हो। राशि अब मुंबई में है, नौकरी करती है, वहीं शादी कर ली है। राहुल झांसी में दिलाधीश है। मुझे सिर्फ तुम्हारी कमी है। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरी जिंदगी की कमी पूरी करोगे? कहते कहते सरिता की आंखों में आंसू आ गए। सदाशिव ने सरिता को उठाकर गले से लगा लिया और बोला, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दुख दिया है। यदि तुम्हारे साथ जाकर मेरे रहने से तुम खुश रह सकती हो तो मैं तैयार हूँ। पर क्या इतने दिनों बाद राहुल मुझे पिता के रूप में स्वीकार करेगा? मेरे जाने से उसके सुखी जीवन में कलह तो पैदा नहीं होगी। क्या मैं अपना स्वाभिमान बचा सकूंगा? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? सरिता ने रोकर कहा और सदाशिव के सीने में सिर छुपा लिया।